इंडियन सिनेमा के शुरू होने के टाइम से ही फिल्म मेकर्स ने एंशिएंट एपिक और माइथोलॉजी से इंस्पिरेशन ली है और जिस एपिक की तरफ इंडियन सिनेमा बार बार वापस जाता रहा है वो है वाल्मीकि की रामायण। 1970 में दादा साहेब फाल्के के लंका दहन से लेकर रामायण कभी डायरेक्ट अडेप्टेशन के फॉर्म में तो कभी उसके कैरेक्टर, सिचुएशन और थीम के रेफरेंस के फॉर्म में इंडियन सिनेमा में कॉन्टिन्यूसली नजर आती रही है। और ऑनेस्टली क्यों ना आए, रामायण में सिनेमा के लिए ऑलमोस्ट जरूरी हर इंग्रेडिएंट्स हैं। पोइट्री है, रोमांस है, ड्रामा है, एडवेंचर है, मिरेकल है और सबसे ऊपर मॉरलिटी, फिलॉसफी, ड्यूटी और ह्यूमन रिलेशनशिप जैसे बड़े क्वेश्चंस हैं। लेकिन रामायण से इंस्पायर्ड या कनेक्टेड इतनी सारी फिल्मों में से दो फिल्में मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा स्टक कर गई हैं। एक है सूरज बड़जात्या की हम साथ साथ हैं और दूसरी है राजकुमार संतोषी की लज्जा। अब मैं दोनों को ग्रेट फिल्में नहीं मानता, इनफैक्ट दोनों अपने अपने तरीके से काफी प्रॉब्लमेटिक फिल्में हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है ये दोनों फिल्म्स रामायण को अडेप्ट करने के तरीके और स्पेशली जेंडर पॉलिटिक्स को समझाने के लिए काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडी बन जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है पॉइंट ऑफ व्यू। फिल्म मेकर ने स्टोरी किसकी नजर से बताई है और यहीं से ये दोनों फिल्में एक दूसरे से कंप्लीटली अलग हो जाती। हम साथ साथ हैं में बड़जात्या बेसिकली राम की साइड की स्टोरी को फोकस करते हैं, लेकिन राम की जगह हमें यहाँ मिलता है एक पूरा परिवार जो कि एक्सट्रीमली आइडलाइज्ड है, एक्सट्रीमली संस्कारी है और एक्सट्रीमली हैप्पी जॉइंट फैमिली की तरह रहता है। इतनी हैप्पी फैमिली है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ देखकर लगता है कि जैसे कि इनकी लाइफ में कोई काम नहीं है। सब साथ में खा रहे हैं, सब साथ में गा रहे हैं, सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब साथ में शादी कर रहे हैं और हनीमून भी साथ में। ये बताइए भाभी को हनीमून पे कहाँ ले जा रहे हैं? भाई कहीं भी जाएं, सब साथ साथ जाएंगे। I mean seriously? Who does that? Anyways, फिल्म के फर्स्ट हाफ में रामायण के काफी सारे रेफरेंसेस छोटे छोटे वेज में हमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। एक सॉन्ग में राम और सीता के मैरिज को मेटाफोरिकली रेफरेंस किया जाता है। राम जी बिहाने चले सीता मैया। पूरी फैमिली मिलकर तुलसीदास की रामचरितमानस का पाठ करती है और तीनों बेटों में सबसे बड़ा बेटा विवेक एक्चुअली फादर की फर्स्ट वाइफ का बेटा है, यानी टेक्निकली वो बाकी दोनों लड़कों का स्टेप ब्रदर है। और फिर फिल्म के सेकंड हाफ में रामायण का लिटरली पैरेलल स्टार्ट हो जाता है। रामायण में राजा दशरथ राम को सक्सेसर बनाना चाहते हैं और यहाँ रामकिशन अपने बड़े बेटे विवेक को बिजनेस हैंडओवर करना चाहते हैं। किया है कि मैं कारोबार की बागडोर, कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टरशिप अब विवेक को सौंप दूंगा। फिर रामायण में मंत्रा कैकेयी को कन्विंस करती है कि राम के राजा बनने से उसके अपने बेटे भरत के लिए प्रॉब्लम होगी और इधर ममता के 3 फीमेल फ्रेंड और उनका एक मेल फैमिली फ्रेंड उसे कन्विंस करता है कि विवेक की सक्सेस उसके अपने बेटे प्रेम और विनोद के लिए हार्मफुल होगी। कारोबार की बागडोर पाकर कहीं विवेक ने भी प्रेम और विनोद को आशीर्वाद देकर घर से विदा कर दिया तो ममता इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड करती है, रामकिशन मना कर देते हैं और फिर विवेक राम की तरह अपना हक छोड़ देता है। वो घर और बिजनेस से दूर हो जाता है अपनी वाइफ साधना के साथ और विनोद भी लक्ष्मण की तरह उसके साथ चला जाता है। इस फिल्म में 2 एक्स्ट्रा कैरेक्टर महेश और अनुराग कुछ हद तक फिल्म में सुग्रीव और बाली की याद दिलाते हैं और प्रेम भरत की तरह अपने मदर के डिसीजन पर क्वेश्चन करता है। वो अपने भाई की जगह थ्रोन या अथॉरिटी लेने से मना कर देता है। लेकिन यहीं पर हम साथ साथ हैं और रामायण का पैरेलल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है क्योंकि आगे नो रावण, नो किडनैपिंग, नो लंका, नो वॉर, नो सीता को वापस लाने की जर्नी और ऑब्वियसली नो अग्नि परीक्षा। विवेक का एग्जाइल भी सडनली खत्म हो जाता है, फैमिली रीयूनाइट होती है एंड एवरीवन लिव्स हैप्पीली इवन आफ्टर। लेकिन बड़जात्या के इस एडेप्टेशन में एक इंटरेस्टिंग आइडिया जरूर है। वो एसेंशियली सजेस्ट करते हैं कि अगर कैकेयी ने मंत्रा की बात नहीं मानी होती तो राम का एग्जाइल ही नहीं होता। ट्रेजेडी का रीजन था रॉन्ग इन्फ्लुएंस और इसी आइडिया के थ्रू ममता का कैरेक्टर क्रिएट किया गया। वो कंप्लीटली इविल नहीं है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, ममता भी है और सेल्फिशनेस भी, यानी गुड और इविल दोनों एक साथ एक ही कैरेक्टर के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मंत्रा के कैरेक्टर को एक सिंगल वुमेन के कैरेक्टर से डिवाइड करके उसको मल्टीपल कैरेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। 3 फीमेल फ्रेंड और एक मेल फ्रेंड और इस चेंज का एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। अब सारी रॉन्ग डूइंग्स का ब्लेम सिर्फ एक वुमेन के कैरेक्टर पर नहीं जाता, ब्लेम को दोनों जेंडर के कैरेक्टर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या कहें कि सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि यहाँ बड़जात्या रामायण को किसके इनजस्टिस के पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं। फोकस है कि राम के साथ क्या हुआ, कैसे उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, कैसे उनसे उनका हक छीना गया। लेकिन इसी फोकस में रामायण के दूसरे मेजर कैरेक्टर सीता ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाती हैं और सीता के साथ जो इनजस्टिस हुए स्पेशली सोसाइटी और उनके खुद के हस्बैंड की तरफ से वो इस नैरेटिव से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और यही वो जगह है जहां पर हमारी दूसरी फिल्म एंटर करती है, लज्जा। राजकुमार संतोषी की लज्जा हम साथ साथ हैं से कंप्लीटली अलग है। मूड अलग, डायरेक्टिंग स्टाइल अलग और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज अलग। संतोषी के नैरेटिव में सीता
प्राइमरी प्रोटैगनिस्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक सीता नहीं है, फिल्म मल्टीपल वुमेन्स के थ्रू मल्टीपल सीता क्रिएट करती है और इसी अप्रोच की वजह से संतोषी रामायण की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के इशू के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अब स्टोरी सिर्फ एक माइथोलॉजिकल वुमेन की कहानी नहीं रह जाती, ये डिफरेंट क्लासेस और बैकग्राउंड की वुमेन की स्टोरी बन जाती है। कोई इंटेलिजेंट है, कोई डिमिड है, कोई क्वाइटली सफर करती है, कोई ओपनली रिबेल करती है और कोई कंप्लीटली डिफरेंट है। इन सब कैरेक्टर्स को मिलाकर फिल्म आइडियलिज्म और रियलिज्म का एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है। थ्रू आउट द फिल्म इन वुमेन्स की सिचुएशंस को रिपीटेडली सीता की सिचुएशन से कंपेयर किया जाता है, लेकिन संतोषी सिर्फ डायलॉग के थ्रू कंपैरिजन नहीं करते। फिल्म एक पॉइंट पर और इंटरेस्टिंग हो जाती है, अ प्ले विद इन अ प्ले। और यही फिल्म मेकर सोर्स मटेरियल से थोड़ा डिस्टेंस करते हैं, उसी सोर्स मटेरियल के नैरेटिव को चैलेंज करना स्टार्ट करते हैं। जानकी एक स्टेज प्ले में सीता का रोल प्ले कर रही है, लेकिन स्टेज के बाहर उसकी अपनी लाइफ में भी क्राइसिस चल रही है। मनीष जो प्ले में राम का रोल प्ले कर रहा है, वो जानकी से शादी करने के लिए रेडी नहीं है जब तक वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करती। और सिचुएशन और अगली हो जाती है जब महेश को डाउट होता है कि बच्चे का फादर कौन है। जानकी ऑब्वियसली फ्यूरियस हो जाती है और फिर स्टेज पर वो सीता की ट्रेडिशनल स्टोरी को सिंपली फॉलो करने से मना कर देती है। क्लाइमैक्स में लक्ष्मण उसे आग में एंटर करने के लिए कहता है ताकि सीता अपनी प्योरिटी को प्रूव कर सके, लेकिन जानकी रिफ्यूज कर देती है। ये मुझे कुछ साबित वाबित नहीं करना है। और सिर्फ रिफ्यूज ही नहीं करती है, वो एक काउंटर क्वेश्चन रखती है कि अगर सीता को आग में जाना ही है तो राम क्यों नहीं? अगर वाइफ की लॉयल्टी क्वेश्चन हो सकती है तो हस्बैंड की लॉयल्टी क्यों नहीं? अगर सीता को अपनी प्योरिटी प्रूव करनी है तो राम को क्यों नहीं? और ऑब्वियसली ऑडियंस ये एक्सेप्ट नहीं करती। भीड़ अग्रेसिव हो जाती है, हल्ला होता है, राइट्स जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है और फाइनली कर्टेन्स डाउन करने पड़ते हैं। अब रामायण के ट्रेडिशनल नैरेटिव को चैलेंज करना अपने आप में रिस्की टास्क है, क्योंकि राम कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं, वो एक डिवाइन फिगर है। और जब कोई कैरेक्टर गॉड का स्टेटस अचीव कर लेता है तो उसके डिसीजन पर क्वेश्चन करना नेचुरली डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन संतोषी ने ये रिस्क लिया और उन्होंने रामायण के ट्रेडिशनल नैरेटिव के अगेंस्ट एक फेमिनिस्ट आर्गुमेंट प्लेस किया। उनका सेंट्रल आर्गुमेंट बेसिकली ये है कि वुमेन्स की सिचुएशन तभी चेंज होगी जब वुमेन खुद अपनी डेस्टिनी और अपनी लाइफ के डिसीजन अपने हाथ में लेंगी। और संतोषी की फिल्म का इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि मैसेज सिर्फ लेक्चर की तरह नहीं दिया गया है, उसे कॉम्प्लेक्स और बिलीवेबल कैरेक्टर्स के थ्रू एक्सप्लोर किया गया है। और यही दोनों फिल्म्स का बिगेस्ट डिफरेंस सामने आता है। हम साथ साथ हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रिजर्व करने में इन्वेस्टेड है। फैमिली यूनिटी, एल्डर्स की रिस्पेक्ट, सेल्फलेस लव, सैक्रिफाइस और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। बढ़ जाता है कि सोल्यूशन बेसिकली ये है कि अगर फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे को समझेंगे और ईगो और सेल्फिशनेस को साइड में रखेंगे और सैक्रिफाइस करेंगे तो फैमिली बच सकती है। कैकेयी को रिडीम किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड किए जा सकते हैं, फैमिली फिर से एक हो सकती है। लेकिन जब आप ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए स्पेस ऑटोमेटिकली लिमिट हो जाता है। फिल्म में गुड वुमेन जनरली वो होती हैं जो फैमिली के लिए कुक करती हैं, फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करती हैं, फैमिली के लिए प्रे करती हैं, फैमिली को जोड़ के रखती हैं। वहीं बैड वुमेन अनमैरिड रहती हैं, स्मोक करती हैं, कार्ड्स खेलती हैं और जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर को चैलेंज करती हैं। बढ़ जाती है सक्सेसफुली एक फैमिली सेंट्रिक हैप्पी फिल्म बना देते हैं, लेकिन उस फ्रेमवर्क के अंदर उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट मेनली राम के साथ हुए इनजस्टिस में है। वेरस लज्जा में संतोषी सीता के साथ हुए इनजस्टिस को मैग्नीफाई करते हैं। अबेंडनमेंट, अग्नि परीक्षा, पैट्रियार्की और एक वुमेन की प्योरिटी को रिपीटेडली प्रूव करने की डिमांड। और इसी के थ्रू वो एक बहुत पुराने नैरेटिव से एक मॉडर्न क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ट्रेडिशन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत पुराने हैं? रामायण और दूसरे एपिक हमारे कल्चर के डीएनए में डीपली एम्बेडेड हैं, इतने डीपली कि उनके कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर नहीं रहे, राम गॉड हैं, सीता गॉडेस हैं। और जब कैरेक्टर डिवाइन स्टेटस अचीव करते हैं तो उनके डिसीजन को क्वेश्चन करना ऑलमोस्ट टैबू हो जाता है। लेकिन इसका डाउन साइड भी है, हम उन कैरेक्टर्स को हर जनरेशन में नए पर्सपेक्टिव से देखना ही बंद कर देते हैं। राम को हम हर सेंचुरीज में एक आइडल मैन के रूप में देखते आए हैं, ओबीडिएंट सन, लविंग ब्रदर, कंपैशनेट फ्रेंड, हम्बल स्ट्रेंजर, लॉयल हस्बैंड। लेकिन हम स्टोरी को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखें तो कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन सामने आते हैं। वही ओबीडिएंट सन एक दूसरे इंसान के इन्फ्लुएंस की वजह से अपनी फैमिली स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने देता है। वही लविंग ब्रदर अपने साथ एग्जाइल पर जाने वाले यंगर ब्रदर की फैमिली सैक्रिफाइस को इतना एक्नॉलेज नहीं करते हैं। वही लॉयल हस्बैंड जब वाइफ को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है तब उसकी लॉयल्टी पर क्वेश्चन करते हैं। अभी सारे क्वेश्चन में भगवान राम को इंसल्ट करने के लिए नहीं कर रहा, ये सारे क्वेश्चंस एक स्टोरी को क्रिटिकली रीड करने के लिए हैं। और हमें ये समझना होगा कि वो सोसाइटी आज की सोसाइटी से कंप्लीटली डिफरेंट थी, जेंडर रोल्स डिफरेंट थे, पावर स्ट्रक्चर डिफरेंट था और वुमेन को देखने का नजरिया
नजरिया भी डिफरेंट था। तो क्या आज भी हमें विमेंस को सिर्फ उसी लेंस से देखना चाहिए? प्रोबेबली नहीं। मिथ्स और एपिक सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, वो अपनी टाइम की सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। वो बताती हैं कि उस वक्त लोग मोरालिटी को कैसे समझते थे, रिलेशनशिप को कैसे समझते थे, पावर को कैसे समझते थे और आदमी औरत के रोल को कैसे डिफाइन करते थे। इसलिए शायद माइथोलॉजी को अलाइव रखने का बेस्ट तरीका ये नहीं है कि हम उसकी स्टोरी को रिपीट करते रहें, बल्कि हम उसे री एग्जामिन करें हर जनरेशन के नए क्वेश्चंस के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि किसी भी स्टोरी को समझने के लिए सिर्फ ये पूछना जरूरी नहीं है कि उस स्टोरी में क्या हुआ। पर्सपेक्टिव चेंज होते ही पूरी स्टोरी भी चेंज हो जाती है। और शायद ग्रेट स्टोरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी यही होती है कि हर जनरेशन उसे दोबारा रीड कर सकती है, अपने क्वेश्चंस के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने सोसाइटी के साथ और अपनी वॉइस के साथ। राम की स्टोरी हम बहुत सुन चुके, अब एक बार सीता की भी सुनते हैं।